हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्लेवर स्टडी पॉइंट। आज हम लोग क्लास 10 के प्री बोर्ड आने वाले हैं, उसको लेकर हम ज्योग्राफी से विनिर्माण उद्योग जो हमारा अध्याय है उससे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है आज हमारा कि जो सीमेंट उद्योग है उसकी इकाइयां जो है वो गुजरात में क्यों लगाई गई हैं। ऐसा क्या रीजन है कि जो सीमेंट उद्योग की इकाइयां जो है वो गुजरात में लगाई गई हैं। तो गुजरात में वो इसलिए लगाई गई है ना, क्योंकि ये जो उद्योग होते हैं उनको उद्योग को देशों में निर्यात की सुविधा उपलब्ध है। क्योंकि गुजरात में क्या है ना कि वहाँ पे अन्य देशों में निर्यात करने के लिए भी ना वहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध है। अगर किसी और देश में भेजना है तो वहाँ पे सुविधाएं ज्यादा उपलब्ध है, क्योंकि वहाँ पे जो बंदरगाह है वो अवेलेबल है। तो इस वजह से ज्यादातर जो सीमेंट उद्योग है ना उसको वहां पे लगाया गया है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो भारत है उसमें पहला सीमेंट उद्योग कब और कहाँ स्थापित किया गया था। ठीक है। तो 1904 में चेन्नई में पहला जो सीमेंट उद्योग था वो लगाया गया था। ठीक है। और जो भारत है ना उसकी इलेक्ट्रॉनिक राजधानी का नाम बताना है हमें, तो ऑब्वियसली वो हमारा बेंगलुरु है। अब हमें बताना है कि जो पेराम्बूर है वो किस लिए प्रसिद्ध है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये क्यों प्रसिद्ध है। तो ये रेलगाड़ी और जो मालगाड़ी होती है ना उसके डिब्बे बनाने के लिए जो पेराम्बूर है वो फेमस है या प्रसिद्ध है। ठीक है। और जो पटसन है उसका सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, वो है बांग्लादेश। अगर भिलाई इस्पात कारखाने की बात करें तो वो किस राज्य में है, हमें ये बताना है। तो वो हम छत्तीसगढ़ में है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा कि जो द्वितीय क्रियाएं होती हैं उसका क्या अर्थ होता है, हमें ये एक्सप्लेन करना है। तो बेसिकली जो द्वितीय क्रियाएं होती है ना उसमें क्या होता है कि उसमें जो भी लोग व्यक्ति काम कर रहे होते हैं वो क्या करते हैं, कच्चे माल को ना किसी आकार में या किसी अन्य चीज में उसको आकार बदल देते हैं, और जिससे क्या होता है वो सॉरी वो अधिक मूल्यवान बन जाती है। ठीक है। तो उनका आकार बदल देते हैं और उसे ना परिष्कृत वस्तु में परिवर्तित कर देते हैं, उसका परिष्करण कर दिया जाता है और वो परिवर्तित हो जाती हैं और उससे अधिक उसका मूल्य बढ़ जाता है। ठीक है, द्वितीय क्रियाओं में। और नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि जो ध्वनि प्रदूषण है उसको बढ़ावा देने वाले उद्योगों के नाम बताने हमें। तो बेसिकली जो जनरेटर होते हैं और जो औद्योगिक और निर्माण कार्य होते हैं वहां से भी ध्वनि बहुत ज्यादा निकलती है। और जो लकड़ी चीरने के कारखाने होते हैं वहां पे भी कितना ज्यादा नॉइस होता है, तो वो भी हमारे ध्वनि प्रदूषण के लिए बढ़ावा देते हैं। और जो ड्रिल मशीन जहाँ पे विद्युत ड्रिल का यूज किया जाता है वो भी। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो वायु प्रदूषण है उसको बढ़ावा देने वाले उद्योगों के नाम बताने हैं हमें। कि अभी हमने देखा ध्वनि प्रदूषण को कौन बढ़ावा देता है, अब हम देखेंगे जो वायु प्रदूषण है उसको बढ़ावा देने वाले कौन से उद्योग है। ठीक है। सबसे पहला जो प्रगलन उद्योग, रसायन और जो कागज उद्योग होते हैं और जो तेल शोधनशालाएं होती है, ईंटों के भट्टे होते हैं, ये बेसिकली जो वायु प्रदूषण होता है उसके लिए कारण बनते हैं ये। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कि जो भारत के जो लोहे और जो इस्पात क्षेत्र में अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन नहीं कर रहा है, हमें इसके कारण की व्याख्या करनी है। मतलब क्योंकि ना देखिए जो भारत है, इंडिया जो है वो लोहा और जो इस्पात होता है उसमें अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग नहीं कर रहा है, प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है। क्यों, हमें उसका रीजन बताना है। तो पहला रीजन यही कि जो कोकिंग कोल है उसकी उच्च लागत और सीमित उपलब्धता, इसकी लागत बहुत ज्यादा होती है और उपलब्धता भी बहुत सीमित मात्रा में है वो। और श्रम की कम उत्पादकता, श्रमिक भी कम उपलब्ध होते हैं और उससे जो श्रम उत्पादक होता है वो भी कम होता है। और जो ऊर्जा की अनियमित आपूर्ति है यहाँ पे, और आपूर्ति नहीं हो पाती, ऊर्जा की अनियमित है। और कमजोर बुनियादी ढांचा जो है हमारा वो भी बिल्कुल कमजोर है। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से जो इंडिया है वो लोहे और इस्पात क्षेत्र में अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है। ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि लोहा और जो इस्पात उद्योग है उसको आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है। या यूं कहिए जो ये दोनों उद्योग हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर किसी और अन्य उद्योगों के लिए भी, उनका आधार बनते हैं। क्यों, क्योंकि ना ये जो लोहा होता है और जो इस्पात होता है वो बेसिकली जो और अन्य उद्योग होते हैं उनके लिए आधारभूत की तरह काम करता है, उनके लिए कच्चे माल की तरह उपलब्ध करता है। क्योंकि अगर लोहा नहीं होगा तो उससे मशीनें नहीं बनेंगी, और मशीनें नहीं बनेंगी तो उनसे उत्पादन नहीं हो पाएगा। तो दैट्स वाई जो लोहा और जो इस्पात है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एक आधारभूत उद्योग की तरह अपना रोल प्ले करते हैं किसमें, और अन्य उद्योगों के लिए। ठीक है। तो पहला रीजन कि कई अन्य उद्योग जैसे कि लोहा और जो इस्पात उद्योग है उस पर निर्भर होते हैं। कई अनेकों उद्योग जो है वो इन दोनों पर ही निर्भर हैं। और जो लोहा है और जो इस्पात है इसके उद्योग जो है अन्य उद्योगों जैसे कि चीनी उद्योग होते हैं या सीमेंट उद्योग होते हैं आदि को मशीनरी प्रदान कराते हैं। अगर चीनी और उद्योगों को
और जो सीमेंट उद्योग है, अगर उनको भी उत्पादन करना है तो बेसिकली उनको ही मशीन की ज़रूरत होगी और वो मशीनें कहाँ से आएँगी? लोहे और इस्पात से, दैट्स व्हाई। और देश की जो औद्योगिक प्रगति है, इस उद्योग पर निर्भर करती है और जो औद्योगिक प्रगति होती है, उद्योग कितना प्रगति करेगा, कितना आगे बढ़ेगा, वो बेसिकली जो हमारा लोहा और जो इस्पात उद्योग होता है, उन पर ही निर्भर करता है। और जो बड़ी संख्या में जो लोग हैं ना, उनको रोज़गार भी मिलता है इस लोहा और इस्पात उद्योग की वजह से। तो ये कुछ रीज़न है, जिसकी वजह से जो लोहा और इस्पात उद्योग है, वो आधारभूत उद्योग बन जाते हैं और अन्य उद्योगों के लिए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो विनिर्माण उद्योग है, उसको भारत के आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी क्यों कहा जाता है? अभी हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में भी देखा, वो उसका आंसर और इसका आंसर थोड़ा-थोड़ा मैच हो सकता है। विनिर्माण उद्योग या यूँ कह लीजिए कि लोहे उद्योग या जो इस्पात उद्योग होता है, उनको भी कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाता है कि आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी क्यों कहा जाता है? तो बेसिकली और विनिर्माण उद्योग को भी ज़्यादातर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ज़्यादातर फैक्ट्रियों से रिलेटेड होते हैं, राइट? और जिस प्रकार क्योंकि जैसे शरीर का आकार होता है ना, अगर उसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होगी, तो उससे आकार नहीं मिलेगा शरीर का और उसी प्रकार अगर एक देश की अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास का मुख्य आधार विनिर्माण है क्योंकि जो विनिर्माण उद्योग होते हैं, जो विनिर्माण करते हैं, कच्चे माल को दूसरे माल में परिवर्तित करते हैं, उनको बेसिकली जो द्वितीय उद्योग होते हैं, तो जो विनिर्माण उद्योग होते हैं, वो किसी भी देश की ना अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी होते हैं, एक तरह से जैसे मनुष्य की रीढ़ की हड्डी होती है, राइट? तो पहला रीज़न कि कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक था। कृषि में जितने भी आधुनिकीकरण आया है, वो मशीनों की वज़ह से आया, विनिर्माण उद्योग की वज़ह से आया है, राइट? और सेकंड की जो द्वितीय और जो तृतीय सेवाएँ होती हैं, उसमें रोज़गार भी उपलब्ध करवाता है विनिर्माण जो उद्योग होता है। और जो विदेशी मुद्रा है, वो भी प्राप्त होता है विनिर्माण उद्योग से, है ना? और जो बेरोज़गारी है और जो गरीबी है, उसको दूर करने में भी सहायता मिले क्योंकि लोगों को रोजगार मिलता है और राष्ट्रीय धन में वृद्धि होती है। राष्ट्र का धन ऑफ कोर्स लोग ज्यादा कमाएंगे, लोगों को रोजगार मिलेंगे, लोग खर्च करेंगे, तो जो राष्ट्र का धन है उसमें भी वृद्धि होगी, है ना? और जो दैनिक आवश्यकता है उसकी वो भी पूरा करता है ये जो विनिर्माण उद्योग होता है। तो इसलिए जो विनिर्माण उद्योग है वो भारत के लिए आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो भारत है उसमें सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का आर्थिक विकास में क्या योगदान है। तो आर्थिक विकास की जब हम बात करते हैं तो उसमें जो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग होते हैं जो आईटी सेक्टर के होते हैं उनका क्या योगदान है, हम इसका वर्णन करना है। तो सबसे पहला कि ये रोजगार उपलब्ध करवाते हैं और विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं। इससे क्या होता है ना कि विदेशी मुद्रा भी अर्जित होती है, हमारे देश में आती है, लोगों को रोजगार भी मिलता है और जो कार्यरत महिलाएं हैं उनकी संख्या में भी वृद्धि हुई है इसकी वजह से, आईटी सेक्टर की वजह से। और जो हार्डवेयर और जो सॉफ्टवेयर है, उसका निरंतर भी विकास होते जा रहा है। देखा आपने कई नई टेक्नोलॉजीज़ वगैरह आ रही हैं, तो वो आईटी सेक्टर की वजह से, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योगों की वजह से। और जो सॉफ्टवेयर होता है और जो प्रौद्योगिकी पार्क है, विशेषज्ञों को एकल विंडो सेवा मिलती है लोगों को और उच्च आँकड़े व संचार जो सुविधा प्रदान करते हैं ना, उच्च आँकड़े वाले जो संचार सुविधा होती है, उसकी भी सुविधा प्रदान कराते हैं। तो कुछ इस प्रकार हम बोल सकते हैं जो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग है, वो भी आर्थिक विकास में बहुत ज़्यादा विकास में उसका योगदान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो उद्योग हैं, उनकी स्थापना में प्रमुख सहायक तक कारकों पर प्रकाश डालने, मतलब उद्योगों की जब हम स्थापना करते हैं, अगर आपने बुक को पढ़ा होगा, तो उसमें आपने देखा भी होगा कि उद्योगों की स्थापना के लिए कुछ हमारे पास कारक दिए गए हैं, हमें उसी के ऊपर यहाँ पे प्रकाश डालना है। और जो देश की अर्थव्यवस्था है, उसको मजबूत बनाने में उद्योगों की भूमिका पर भी हमें यहाँ पे विचार करना है, ठीक है? तो सबसे पहले कि जो उद्योग है, उसकी स्थापना संभवतः जटिल है, बहुत आसान नहीं होता उद्योग को स्थापित करना। इनका स्थापना जो है कच्चे माल की उपलब्धता से प्रभावित होती है। जहाँ पर कच्चे माल उसको आसानी से मिल जाएगा, उद्योग वहाँ पे ज़्यादा उपस्थित होंगे और इन सभी कारकों का एक स्थान पर पाया जाना संभव भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि ये सारे कारक जो जैसे कच्चे माल, बाज़ार और श्रम मिल जाना, ये सारे एक ही जगह पे संभव हो, ऐसा भी नहीं होता। और जो विनिर्माण उद्योग है ना, उनकी स्थापना के लिए वही स्थान उपयुक्त है जहाँ ये कारक उपलब्ध हों। ऑब्वियसली जहाँ पे ये कारक उपलब्ध होंगे वहीं पे विनिर्माण उद्योग जो है वो स्थापित होंगे और अथवा जहाँ इन्हें कम कीमत, सबसे पहला कि इनको वह स्थान उपयोग हो जहाँ ये कारक उपलब्ध होंगे और दूसरा जहाँ उन्हें कम कीमत पर श्रम उपलब्ध हो सके, है ना? और जो कच्चा माल है वो भी उपलब्ध कराया जा सके, राइट? तो इस वजह से जो उद्योग है ना उसकी स्थापना में ये जो थे वो प्रमुख भूमिका निभाते हैं, ठीक है? और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि जो उद्योग हैं उनके विभिन्न वर्गीकरण कौन से हैं? उद्योगों को कई प्रकार से वर्गीकृत किया गया है।
तो हमें यहाँ पे वो बताना है। तो सबसे पहले जो श्रमिकों के आधार पर कि उसमें कितने श्रमिक कार्य कर रहे हैं उसके आधार पर, ठीक है? और उत्पाद के आधार पर उत्पादन कैसे होता है और कच्चे माल की प्रकृति के आधार पर कच्चे माल का प्रकृति कैसा है कि वो जानवरों से मिल रहा है या खेती से मिल रहा है, राइट? स्वामित्व के आधार पर उसका स्वामित्व कौन है, सार्वजनिक है, निजी है? और जो बनी हुई चीज़ होती है उसकी प्रकृति के आधार पर वो कैसी बनी हुई चीज़ है, वो कच्ची माल में है या कैसा, ठीक है? उसका बना हुआ चीज़ का प्रकृति क्या है? इन सभी को ना अच्छे से आपके बुक में डिफाइन किया गया है। अगर आपके क्वेश्चन 2-3 नंबर के आते हैं तो आप एज़ इट इज़ लिख सकते हैं। पर अदरवाइज़ अगर क्वेश्चन आपका 5 या 6 नंबर का आता है, तो आप इन पॉइंट्स को और ज़्यादा डिटेल में डिफाइन करके हर एक पॉइंट को आप लिख सकते हैं, तो आपको प्रॉपर पूरे नंबर मिल जाएँगे। और जो लोहा इस्पात उद्योग है, उसको भारी उद्योग भी कहा जाता है। ये भी सोचने वाली बात है कॉमन सेंस की कि जो लोहा होता है और इस्पात जो होता है वो ऑब्वियसली भारी होते हैं, इनका वेट बहुत ज़्यादा होता है, तो इस वज़ह से इनका भारी उद्योग भी कहा जाता है। पर एक यही रीज़न नहीं है कि इनको भारी उद्योग कहा जाता है, उसकी हमें व्याख्या करनी है। तो पहला रीज़न यही कि जो लौह अयस्क होता है और जो कोयला, चूना जैसे जो सभी माल हैं, कच्चे माल वो प्रकृति से ही भारी होते हैं। ऑब्वियसली उनका नेचर ही होता है भारी, वो वज़न बहुत ज़्यादा होता है उनमें। और इस उद्योग में क्या होता है ना, जो तैयार उत्पादन होते हैं उनको परिवहन हेतु उच्च लागत की आवश्यकता होती है और बेसिकली अगर देखा जाए तो ये तो भारी होते ही हैं और साथ-साथ जो इनका उत्पादन होता है ना, जो बनता है, वो भी भारी होता है और उसके साथ-साथ उनको परिवहन के लिए उच्च लागत भी लगती है, ज़्यादा लागत भारी चीज़ों को यहाँ से वहाँ करने में ज़्यादा पैसे लगते हैं, ठीक है? तो इस वजह से भी इनको जो है वो भारी उद्योग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो भारत है, उसमें पर्यटन के बढ़ते महत्व पर प्रकाश डालना है। कि आपने देखा होगा, अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में भी क्लियर करेंगे इसको और अच्छे से, पर इसमें आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्योंकि ये विनिर्माण उद्योगों से रिलेटेड है। तो किस प्रकार जो पर्यटन उद्योग है, वो भी बढ़ते जा रहा है और उद्योगों को भी पीछे छोड़ देगा और छोड़ते जा रहा है, उसके महत्व को हमें बताना है यहाँ पे बेसिकली। तो बेसिकली जो पर्यटन उद्योग है, आपने देखा होगा किस तरह कितनी स्पीड से वो बढ़ रहा है। हालाँकि कोरोना की वजह से वो थोड़ा-सा रुक गया था, बट वो वापस अपने लाइन पे आ रहा है। तो विश्व का जो है, वो सबसे तेज़ी बढ़ता हुआ तृतीय क्षेत्र है क्योंकि ये जो पर्यटन है, वो सेवा का उत्पादन करता है इसलिए तृतीय क्षेत्र में आता है, ठीक है? और ये सबसे बढ़ता हुआ तृतीय क्षेत्र का उद्योग है, ठीक है? और कुल 25 लाख जो नौकरियाँ प्रदान करता है ये और कुल राजस्व जो है यानी जीडीपी जो होता है उसका 40% जो है, अगर हम 40% की बात करें तो वो हमारे पर्यटन उद्योग से ही आता है। और जो उद्योग है और जो व्यापार है उसमें वृद्धि का कारक बनता है, उद्योगों का भी विकास होगा, व्यापार का भी पर्यटन बढ़ेगा तो उद्योग और जो व्यापार है उनका भी वो भी बढ़ेंगे, ठीक है? और देश के आधारभूत ढाँचे में सुधार होगा, देश का आधारभूत जो ढाँचा था वो पहले कैसा था और अब कैसा था, थोड़ा उसमें सुधार होता है। और जो अंतर्राष्ट्रीय बंधुता है, बढ़ाने में उपयोगी होता है और हाल के वर्षों में ना पर्यटन में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो है नए स्वरूप की तरह बढ़ रही है, जिसको मेडिकल टूरिज़्म भी कहा जाता है। इसका प्रचलन भी बढ़ गया है। बेसिकली मेडिकल टूरिज़्म को ना आपने कहीं और पढ़ा होगा, इसको हम चिकित्सक पर्यटन भी कहते हैं, चिकित्सकीय पर्यटन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ना मान लीजिए आपको किसी और कंट्री में रहते हैं आप, ठीक है? और आपको इंडिया में आना है इलाज करवाने के लिए, तो ठीक है, तो जिस दौरान आप इंडिया में रह रहे हैं, तो मान लीजिए आपको डॉक्टर ने बोला 1 हफ्ते बाद दोबारा आने के लिए, तो ऐसा तो नहीं है ना आप 1 हफ्ते के लिए अपने कंट्री वापस जाएँगे, तो उतने टाइम के लिए वो इंडिया में रहेंगे आप। तो आप सोचेंगे कि क्यों ना हम रह ही रहे हैं, तो थोड़ा-सा घूम भी लेते हैं। तो उसमें क्या होगा, आप घूमेंगे, पैसे इन्वेस्ट करेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, चीज़ों को देखेंगे, तो उससे क्या हुआ, एक तरह से टूरिज़्म हो गया। तो इस वजह से ना इसको मेडिकल टूरिज़्म या चिकित्सक टूरिज़्म भी कहा जाता है, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है? आपको इसको अच्छे से समझकर और पढ़कर जाना है। इस वीडियो में हमने जितने क्वेश्चन देखे वैसे तो सभी इम्पोर्टेंट हैं, पर इनमें से कुछ-कुछ और ऐसे क्वेश्चन्स हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट आप कह सकते हैं। उनको आपको ज़रूर पढ़ना है, ठीक है? और इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो खत्म होता है। अगर आपको फिर भी कुछ और क्वेश्चन्स के बारे में कुछ पूछना हो, तो प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।